हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे बजट के अंदर जो बाकी बचा पोर्शन है उसके बारे में। हमने बजट के अंदर बात किया था फिक्स्ड बजट और फ्लक्चुएटिंग बजट के बारे में कि फिक्स जो होता है वो एक फिक्स एक्टिविटी लेवल पे होता है। हमने बात किया फ्लक्चुएटिंग कि जो अलग अलग एक्टिविटी लेवल के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग बजट। फ्लक्चुएटिंग बजट बनाने के लिए हमें वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में बाइफर्केशन करना होता है और सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल का पोर्शन और फिक्स का पोर्शन अलग करना होता है। यहाँ तक का चीजें जो हम सीख चुके हैं। अभी जो बजट का पोर्शन बचा है वो सारा थ्योरेटिकल बचा है। इसके अंदर ज्यादा आपको प्रैक्टिकल देखने को चीजें कम मिलेगी और सारी जो है ऐसा है जो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हाँ, एक दो वर्ड जरूर है इसके अंदर ऐसे हैं जो समझने लायक है और दो तीन फॉर्मूले जो तो आपको याद करने ही होंगे। मैं समझा दूंगा लेकिन उसके बाद भी आपको उनको याद करना ही होगा क्योंकि वो बाय नेचर ही ऐसे, बाय डिफॉल्ट ऐसे और एग्जाम के अंदर उनसे क्वेश्चन आता है। तो ये सारा आज के सेशन के अंदर होने वाला है। देखिए, हम बात करें अब बजट की, तो बजट के अब हम देखेंगे कैसे, फंक्शन वाइज। अब हम कैसे देखेंगे, फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज मतलब काम वाइज, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का बजट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट, परचेज डिपार्टमेंट का बजट, फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट का बजट, फैक्ट्री का डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का। इस तरीके से अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग जो बनाए जाते हैं ना, वो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। रीजन ये है कि बहुत ही आसान होने का कि भाई जिसका जैसा नाम, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बजट बोल रहे हैं मतलब वो सीधी सी बात है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये इस वजह से काफी आसान पोर्शन जो रहने वाला है, ज्यादा आपको दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। क्लियर? हम बात करें सबसे पहले बजट की, हम बात करें सबसे पहले बजट की, तो सबसे पहला जो बजट बनेगा वो कौन सा बजट बनेगा? सबसे पहला जो बजट बनेगा वो बनेगा सेल्स बजट। सबसे पहला कौन सा बनेगा? सेल्स बजट। अब देखिए, सबसे पहला सेल्स क्यों बनेगा? आज के टाइम के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं जैसे ये कैलकुलेटर बना रहा हूं तो मैंने 1 लाख कैलकुलेटर बना दिए और उसके बाद में मार्केट के अंदर गया कि अब मैं कितना सेल कर पाऊंगा। नहीं, अभी जो चलता है मार्केटिंग में अगर देखोगे तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और न्यू मार्केटिंग, ये दो कॉन्सेप्ट है कि पुरानी मार्केटिंग क्या थी और नई मार्केटिंग क्या है। पुरानी क्या थी कि तुम प्रोड्यूस कर दो हम सेल कर देंगे। अब क्या क्या कहा गया, कस्टमर जो है वो प्राइम है। कस्टमर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल के अंदर जो है वो कौन है? कस्टमर है। हीरो जो है वो भी कौन है? कस्टमर है। सबसे पहले कस्टमर को ऑब्जर्व करो और उसके हिसाब से आप मार्केट में जाओ, पता करो डिमांड कितनी है और वो जब आपको पता चले तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन वगैरह सारा का सारा होगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसा नहीं कि 1 लाख यूनिटें बना के फिर जाएंगे मार्केट के अंदर कि कितना सेल होता, नहीं। आप जाइए पहले मार्केट के अंदर, रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके पता कीजिए कि मार्केट कितने प्रोडक्ट एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है, मार्केट कितने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट जो है वो अवेलेबल है। वो जब आप तय कर लो फिर उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, बाकी सारे के सारे काम है जो कीजिएगा। समझ पा रहे बात? तो ये जो है आपका पहला जो बजट होगा वो कौन सा होगा? सेल्स बजट। समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर। हाँ जी, तो लिखें, सेल्स बजट जो है ये क्या होगा? सबसे पहला जो बजट होगा वो यही होगा। सबसे सबसे पहले जो है वो यही बजट होगा। सर क्या बजट का हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता सकते हैं कि ऐसा बजट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए? नहीं बना सकते। रीजन क्या है? जैसे आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हुई, जैसे एग्जाम की डेट अनाउंस होगी हर कोई प्लान बनाएगा। अब हर कोई प्लान जो वो अपने अपने हिसाब से बनाएगा, वहां हम ये नहीं कह सकते कि आपका प्लान ऐसा ही होना चाहिए। हर कोई अपनी कैपेसिटी देखेगा, अपनी रिजल्ट के जो वो टारगेट है वो देखेगा। जैसे किसी को क्या करना है, रैंक लेके आनी है, किसी को सिर्फ पास होना है, किसी को थोड़े अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो हर किसी का टारगेट अलग है, जिसका टारगेट अलग है तो उसके हिसाब से उसके कोर्स ऑफ एक्शन अलग होंगे, मतलब उसके द्वारा किए गए काम अलग होंगे। समझ पा रहे बात? तो जैसा रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि भाई हाँ मुझे ये करना है, इतना इतना पढ़ना है, तो फिर वो उसके हिसाब से अपने काम है जो डिसाइड करेगा।
तो सबसे पहला जो बजट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेल्स बजट बनेगा। वो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। हो सकता है कि आप क्या बनाओ, एरिया वाइज। एरिया वाइज जैसे आपकी कंपनी जो पूरे इंडिया में काम करती है तो आप स्टेट वाइज बना सकते हो, आप रीजन वाइज बना सकते हो, आप जो है वो कुछ स्टेट्स का ब्लॉक बना बना के बना सकते हो बजट, कि भाई ये जो है वो वेस्ट वाले ये इन स्टेट्स को अलग कर दो, साउथ वाले स्टेट्स को अलग कर दो, नॉर्थ वाले स्टेट्स को अलग कर दो, और इस तरीके से अलग अलग आपने सेंट्रल वाले जो है उनको अलग कर दो, और उसके हिसाब से जो है वो बना दीजिए। समझ पा रहे बात? क्योंकि प्रोडक्ट भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो भी ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ चेंज करना होता है। समझ पा रहे हैं बात? लाइक अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर या फिर ये पश्चिमी भारत के अंदर यहाँ पर अगर आप सेल करेंगे तो आपके सेल होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो सेल होंगे। साउथ के अंदर जाके ये सेल करने की कोशिश करोगे तो सेल होंगे क्या, बहुत कम सेल होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो इंग्लिश नॉर्मली बोली जाती है। समझ पा रहे हैं बात? तो इस हिसाब से आप एरिया वाइज टारगेट कर सकते हो, टाइम वाइज टारगेट कर सकते हो। टाइम वाइज कैसे, कि भाई जनवरी फरवरी मार्च के अंदर इतना, या फिर ईयरली बजट बना लिया कि इस ईयर के अंदर इतनी सेल करनी है, इस रीजन के अंदर इतनी सेल करनी है। तो इस बजट को किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, एरिया वाइज बनाया जा सकता है, टाइम वाइज बनाया जा सकता है। और क्योंकि सारे जो बजट होंगे वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो बाकी वाले सारे भी इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। बाकी वाले सारे भी इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन बाकी वाले जनरल इस तरीके से कम बनाए जाते हैं, एरिया वाइज जो वो कम बनाए जाते हैं। बस अर्थ है अगर उनका मान लीजिए प्रोडक्शन ही अलग अलग जगह हो रहा है तो फिर वो एरिया वाइज बनाएंगे। क्लियर है? अब एरिया वाइज के अंदर भी फॉर्मेट सेट नहीं कर सकती। रीजन क्या है, जैसे एक कंपनी है, मेरी कंपनी है जो क्या करती है, बीनमाल के अंदर रन होती है, तो इसके आसपास के छोटे छोटे गांव जो वो मेरा बिजनेस एरिया होगा, तो मैं उस एरिया के हिसाब से इसको बांटूंगा। एक कंपनी है जो मान लीजिए मेरी एक और कंपनी है जी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो है वो इंडिया लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मैं इंडिया को पूरे को बांट सकता हूँ। अगर यहीं पर जैसे मैंने इंटरनेशनल रिलेशन जो वो पढ़ाना शुरू कर दिया, और वो पूरे दुनिया के अंदर अमेरिका वगैरह में सब जगह मेरा ही नाम चल रहा है कि वाह यार पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना, तो फिर मैं उस केस के अंदर क्या कर सकता हूँ, पूरी दुनिया को भी बांट सकता हूँ। समझ पा रहे हैं बात? तो वो अलग अलग कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। समझ पा रहे हैं बात? जैसे कोका कोला बनाएगा तो कोका कोला स्टेट वाइज नहीं बनाएगा, वो कंट्री वाइज बनाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर। प्रोडक्शन बजट, ये बजट है जी, ये क्या बताएगा कि कितना प्रोडक्शन करना है। ये बजट क्या बताएगा सॉरी, कि कितना प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड सेल्स डिमांड, मार्केट में गए, पता करके आए कि मार्केट जो है वो कितनी यूनिटें परचेज करने के लिए तैयार है। मान लीजिए मार्केट में पता चला कि 10,000 यूनिटें परचेज करने के लिए वो तैयार है। आप पता करो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, क्लोजिंग कितनी जरूरत है। हमने कहा कि क्लोजिंग जो 2,000 की जरूरत है, तो टोटल कितना 12,000 चाहिए। अब पता करो कि इसमें से ओपनिंग कितना पड़ा है, तो हमने कहा कि ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल कितना है 1,000, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11,000। इतने का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। समझ पा रहे बात? तो प्रोडक्शन बजट क्या बताएगा कि कितने यूनिटों का प्रोडक्शन करना है। फिर उसके बाद में प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट ये क्या बताता है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट कि प्लांट कैपेसिटी का कितना प्रतिशत हम यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे आप अपने आप को प्लांट मानिए, अगर आप अपने आप को प्लांट मानते हैं तो आप इसको कितने टाइम यूज कर सकते हो सर, 24 घंटे। 24 घंटे को यूज कर सकता है क्या, नहीं 24 घंटे यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्या 17-18 घंटे कोई पढ़ सकता है क्या, हाँ जी पढ़ सकता है। 17-18 घंटे अगर वो अपने मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहा है तो उस केस के अंदर वो 17-18 घंटे पढ़ सकता है।
जैसे सीए फाइनल के एग्जाम के वक्त ये तो प्रैक्टिकल जो चीज थी वो हमने देखी कि महीने 2 महीने 3 महीने हम लास्ट के जो होते हैं वो 17-18 घंटे पढ़े और वो नॉर्मल हो गया था, बिहेवियर हो जाता है। अपने को लगता है कि यार ऐसा कोई थोड़ी हो सकता है कि 17-18 घंटे कोई पढ़ सकता है। लेकिन पहले कुछ दिन जो है वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। अब देखोगे कि कई लोग जो वो क्या करते हैं, ज्यादा ही मेहनती होते हैं और फिर उनको एक टाइम आ जाता है, फिर उनको वो लगता नहीं है कि वो इतने ज्यादा मेहनती है, फिर वो उतना काम किए बिना नहीं रह सकते। समझ पा रहे बात? तो वो उनका नॉर्मल जो कितना कि 17-18 घंटे नॉर्मल अभी जो है कितने कर रहे हैं कि 10-12 घंटे स्टूडेंट जो वो कितने पढ़ते हैं, 10-12 घंटे। क्लियर है? तो ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन के अंदर क्या देखते हैं कि मान लीजिए मेरी प्लांट जो उसकी कैपेसिटी है कि वो 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। अब एक्चुअल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए वो एक्चुअल के अंदर 18,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, 18,000 भाग 20,000 मतलब कि हम 90% पर काम कर रहे हैं। तो हम 90% प्लांट को यूटिलाइज करके बैठे हैं। डायरेक्ट मेटेरियल यूसेज बजट और डायरेक्ट मेटेरियल परचेज बजट, ये क्या कहते हैं कि डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम कितना होगा, उसके लिए जो बजट बनाए वो जो है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मेटेरियल यूसेज बजट। और ये क्या है, डायरेक्ट मेटेरियल कितना परचेज करेंगे, उसके लिए जो बजट बनाएंगे वो क्या होगा, डायरेक्ट मेटेरियल परचेज बजट। क्लियर है? समझिएगा कैसे डायरेक्ट मेटेरियल यूसेज बजट और डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट जो है वो किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने कितना कहा कि हम 11,000 यूनिट जो प्रोड्यूस करेंगे, हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 11,000। अब मान लीजिए 1 यूनिट जो है वो उसके लिए 2 kg रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड है, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मेटेरियल लगता है। तो उस केस के अंदर आपका रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितना होगा, कंज्यूम मतलब कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर एक यूनिट के लिए 2 kg लगते हैं ना, तो 11,000 यूनिट बनाने के लिए 11,000 इंटू 2 कितना, 22,000 kg जो वो कंज्यूम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बजट होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट। ये किस पे होता है डिपेंड, वैसे सारे ही डिपेंड होते हैं, लेकिन ये डिपेंड ऑन डायरेक्टली डिपेंड ऑन डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कंज्यूम ज्यादा होगा। क्लियर है? समझ पा रहे बात? अगर नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट दे दे तो कर लेंगे क्या, हाँ जी सर वो भी कर लेंगे, कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। मान लीजिए 10% नॉर्मल लॉस होता है तो हम क्या कहेंगे, 100 का इनपुट देंगे, 10% लॉस हो जाएगा तो आउटपुट कितना होगा, 90 होगा। तो उस केस के अंदर 11,000 के लिए हम क्या करेंगे, 11,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, उतने यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट ये कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले तो आप पता करो कि कंज्यूम कितना होगा। सर हमने डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कि सर हमने पता किया कि कंज्यूम कितना होगा, 22,000, कंज्यूम कितना होगा 22,000। ऐड कर दो इसमें क्लोजिंग रॉ मटेरियल, मान लीजिए आपको लास्ट में चाहिए 4,000, तो टोटल 26,000 की जरूरत है, उसमें से लेस कर दीजिए, आपके पास है कितना, ओपनिंग रॉ मटेरियल 26 में से 2 गए, कितने बचे, 26 में से 2 गए 24,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका परचेज बजट। क्लियर है सर? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर्सनल का बजट का मतलब कि लेबर या एम्प्लॉय कुछ भी कहो, एम्प्लॉय कितना चाहिए। अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में भी बनवाया जा सकता है, और के अंदर भी बनाया जा सकता है, कितने घंटे काम करवाना वो भी बनाया जा सकता है, और कितने लेबर चाहिए वो भी बनाया जा सकता है। ये भी क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड
ऑन प्रोडक्शन बजट, डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोडक्शन बजट। देखिए लाइक आपने कहा कि 11,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो कितने घंटे चाहिए? 44,000। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल बजट। प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड बजट, तो फैक्ट्री में कितना खर्चा होगा उसका बजट। क्लियर है? अब इनके नाम के हिसाब से एंडिंग इन्वेंटरी बजट मतलब एंडिंग इन्वेंटरी कितना रखना है उसका बजट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा उसका बजट। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना होगा उसका बजट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड का खर्चा कितना होगा उसका बजट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कितना होगा उसका बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका बजट। क्लियर है? सेम वो उसी सीक्वेंस में चलेंगे। कैश बजट क्या होगा? कैश का बजट कितना आएगा। देखिए मात्राएं मेरी गलत हो सकती है, मैं फिर से कह रहा हूँ हिंदी की मात्राएं गलत हो सकती है, उसका सीधा कारण है मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ते वक्त फोर्थ फिफ्थ के अंदर जो हमारे हिंदी के टीचर थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे और वो हर एक मात्रा की गलती पे एक डंडा मारते थे। अब पता नहीं किस्मत ऐसे होते थे कि मैं जो भी मात्रा करता हमेशा गलत होती। तो 10 मात्राएं होती तो 10 में से 9 गलत निकलते और 9 में डंडे खाने पड़ते। तो फिर अपन ने लगाया दिमाग, अपन ने कहा कि ऑब्जर्व करो कि ज्यादा मात्रा कौन सी होती है। पता चला कि छोटी मात्रा है जो ज्यादा होती है, अपन ने कहा छोटी मात्रा ही लगाएंगे। फिर 10 में से 6 मात्राएं मेरी सही होने लगी, 4 ही गलत हुई, तो मेरे डंडे हो गए 4। तो उसके बाद से उस वक्त तक के लिए तो ठीक था, लेकिन फिर अभी जो है उसकी दिक्कत आती है कि अब मात्रा बड़ी तो मैंने लगाना मतलब नाम मात्र के लिए लगाते हैं। कैश का बजट कितना आएगा, इसीलिए आप खुद को करेक्ट करते रहे, मात्रा में कोई गलती हो कितना जाएगा। कितना बैलेंस बचेगा वगैरह उसका बजट। क्लियर है? अब वो मंथली आप बना सकते हो, सालाना बना सकते हो वगैरह वगैरह। मास्टर बजट, मास्टर बजट क्या होता है? मास्टर जेड है, देख रखी है साउथ की मूवी विजय। सर साउथ की मूवी देखना पर इसके काम पे अलग अलग है, किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है। मास्टर बजट क्या होता है? वो बजट जो, ये देखो मैंने बड़ी लगे इस बार, सारी इंफॉर्मेशन रखता है। बजट दैट कंटेन होल इंफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम सेल्स टू प्रॉफिट, जो सेल से लेके प्रॉफिट कितना होगा वहां तक की सारी इंफॉर्मेशन जो बजट अपने पास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? मास्टर बजट। पीरियड वाइज हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और करंट बजट। ये यहाँ पर नीचे दे रखा है, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और ये। क्लियर है? तो ये इस तरीके से, इसको एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ नीचे जो लिख रखा है इसको, ताकि अभी आप, हाँ जी। तो इसके बाद में हमें देखने हैं एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो। भाई समझा रहा हूँ मैं इसको,
लेकिन समझने के बाद इसको याद रखना है और याद करना है। याद होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है और वो आप गलत करके आते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, क्योंकि आसानी से तो याद होते हैं। एक बार आप इनको रट लो, थोड़ा सा देखिए, वैसे एज ए टीचर नहीं कहना चाहिए कि रट लो, लेकिन जैसा हमारा एग्जाम सिस्टम है उसके हिसाब से तो समझ लीजिए, ताकि आपको रटने में आसानी होगी। बाकी अल्टीमेटली रटना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो वो रटनी पड़ती है। समझना इस वजह से जरूरी होता है ताकि आप फॉर्मूला यूज कर पाओ, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाओ। लेकिन फॉर्मूला याद करना जरूरी है, जो हमारा एग्जाम का सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा ही है, तो यहाँ पर रटना जरूरी है। कोई ये कहे अगर कि नहीं सिर्फ समझ लीजिए, तो समझने जैसा अपना एग्जाम पैटर्न नहीं है। अपने यहाँ ऐसा नहीं पूछा जाता कि महाराणा प्रताप किस वजह से जीते थे, किस वजह से हारे थे, उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आपके हिसाब से उनके अंदर क्या सही था, क्या गलत था, ये नहीं पूछा जाता। आप उससे पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ एग्जाम समझने वाला नहीं है, यहाँ एग्जाम जब रटने वाला है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। क्लियर है? तो इंडिया का जैसा एजुकेशन सिस्टम है तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो समझिए, उससे आपको आसानी होगी, लेकिन जो चीज़ें रटने लायक है उन चीज़ों को रटना पड़ेगा। क्लियर है? हिस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर ही ऐसी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें रटने लायक है उनको रटना पड़ेगा। क्लियर है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन जो है, अब उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है कि 72 पे ये क्यों रखा, 73 पे ये क्यों रखा। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो समझूंगा इसको, वहाँ समझने लायक कुछ है नहीं कि मैं तो कुछ नहीं रटूंगा। अगर ऐसा करेंगे या कोई कहे कि नहीं सिर्फ समझिए रटिए कुछ भी मत, तो वो गलत है। समझिए भाइयों, समझो, उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी रटने में। अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती है, और जो रटनी पड़ती है उनको रटना होगा। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो इनको मैं समझा देता हूँ, और उसके बाद में आपको याद इनको करना है, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। ये यहाँ पर लिख रखे हैं इनको, देखिए ये जो है बजट रेशियो कहते हैं इनको। बजट रेशियो क्या होते हैं? रेशियो देखो होते क्या, रेशियो जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? कंपैरिजन के लिए और एनालिसिस के लिए। लाइक एक कंपनी का जीपी रेशियो 20%, एक का 25% है, तो आप देख के बताओगे कि ये वाली कंपनी है जो सही है, तो कंपैरिजन हो सकता है। समझ पा रहे बात? तो ये रेशियो जो है वो कंपैरिजन में काम आते हैं और एनालिसिस में काम आते हैं। आगे वाले साल के अंदर मान लीजिए वो कहता है कि सेल इतनी होगी तो प्रॉफिट कितना होगा, तो वो आप देख के बता सकते हैं। हाँ जी सर। देखिए ये रेशियो है कैपेसिटी यूसेज वगैरह। एफिशिएंसी रेशियो शुरुआत करते हैं यहाँ से, इनके बारे में ऊपर लिख रखा थोड़ा बहुत, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एफिशिएंसी रेशियो देखियो, इनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि 100% से ज्यादा हो तो अच्छा है, अदरवाइज बुरा है। मतलब जिसका एफिशिएंसी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। अब एफिशिएंसी रेशियो तो आपने लेबर चैप्टर के अंदर देखा भी था। या टाइम के हिसाब से बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम, मान लीजिए 3 एम्प्लॉय वही वापस अगर भूल जाते हैं तो 10 घंटे का काम दिया, एक ने 9 घंटे में किया, एक ने 10 घंटे में किया, एक ने 11 घंटे में किया, तो 10 घंटे का काम 9 में किया, ये एफिशिएंट है या अनएफिशिएंट है? सर 10 घंटे का काम अगर कोई 9 घंटे में करेगा तो एफिशिएंट होगा। तो उसका एफिशिएंसी रेशियो 100 से ज़्यादा आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए? सर 100 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 10/9 करें या 9/10 करें? सर 9/10 करेंगे 100 से कम आएगा, तो ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। क्या किया? स्टैंडर्ड टाइम 10 मतलब स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्टिविटी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, कि बजट कितना था और उसके हिसाब से आपने कितने का काम किया। अब एक्चुअल काम जो मान लीजिए घंटे ज्यादा लगे कम लगे वो नहीं देखेंगे, स्टैंडर्ड कितना टाइम लगा, स्टैंडर्ड कितने घंटों का काम हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिविटी रेशियो। समझ पा रहे हैं बात? कैलेंडर रेशियो दिनों से रिलेटेड है कि कितने दिन बजटेड वर्किंग डे कितने थे और अवेलेबल वर्किंग डे कितने थे, उसके हिसाब से देखा जाएगा। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। मतलब ये क्या कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितनी यूज कर रहे हैं, टोटल कितना है उसमें से कितना यूज कर रहे हैं। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो ये क्या कहते हैं कि एक्चुअल के अंदर कितने घंटे काम किया है जो मैक्सिमम पॉसिबल थे उसके रेस्पेक्ट में। और एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, तो बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का रिलेशन है। तो ये फॉर्मूले हैं और ये 6 के 6 तो आपको याद करने हैं। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है, तो इनको तो आपको 6 फॉर्मूलों को डायरेक्ट पूछा जाता है और याद करना है। और अभी बैठ के याद कर लीजिए, जस्ट क्लास के बाद में इन 6 को लिखिए और इनको याद कीजिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन
पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा इनसे, इस तरीके का है। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से इनको याद करना है। इसके अलावा इसकी जो थ्योरी है वो समझने लायक है और उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला ये तो बहुत आसान से ये कि कंपोनेंट ऑफ बजट क्या होते हैं, बजट के कंपोनेंट किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उनको ग्रुप कर सकते हैं। तो एक तो होते हैं फिजिकल बजट, जैसे जो क्वांटिटी के बारे में, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल यूनिट्स जैसे एग्जांपल दे रखा है, सेल्स क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी, इनसे रिलेटेड बजट जो है वो क्या है, फिजिकल बजट, मतलब कि फिजिकल यूनिट का जो भी बजट होता है वो। कॉस्ट बजट नाम से पता चल जाएगा, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इनसे रिलेटेड, ओवरहेड से रिलेटेड। प्रॉफिट बजट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट। देखिए जिस जो नाम है उसी के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल बजट क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, कैश बजट, बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजटेड जो भी आपके स्टेटमेंट ऑफ असेट वगैरह, ये जो सारे सारे ये क्या कर लेंगे आपके फाइनेंशियल बजट। तो ये कंपोनेंट ऑफ है, 4 कंपोनेंट होते हैं, इन चारों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। बजट मैनुअल क्या होता है, बजट मैनुअल क्या होता है, देखिए अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं, लाइक मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, अब कैलकुलेटर खरीदा तो उसके इसके अंदर इसके साथ एक डायरी आती है छोटी सी वाइट कलर की, जैसे हम क्या करते हैं सबसे पहले बाहर निकाल के उसी को फेंकते हैं, वो क्या होता है, यूजर मैनुअल होता है। वो क्या होता है, यूजर मैनुअल, कि इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल अगर करोगे तो आप कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। समझ आ रही बात। अगर आप उसको सही से कभी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको इस कैलकुलेटर के अंदर किस किस फॉर्मूले को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है, हर एक जो बटन है उसका क्या यूज है, किस किस तरीके से वो यूज किया जाता है, उससे क्या क्या यूज इंफॉर्मेशन निकल सकती है, वो सारा का सारा उससे पता चलता है। लाइक वो अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 45 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 बार किया और इसके ऊपर के लिखा है। जैसे ये कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है ओके, मतलब अब जिससे भी मल्टीप्लाई करना सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 इक्वल टू तो सीधा 45 इंटू, अब उसी को 45 को 9 से करना है तो 9 इक्वल टू, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 इक्वल टू। क्लियर है। तो वो कैलकुलेटर के साथ यूजर मैनुअल आती है जो बताती है कि इसको किस तरीके से काम करवाया जाए, इसको किस तरीके से काम करवाया जाए। वैसे वैसे बजट मैनुअल जो है वो क्या बताता है, ये बजट की डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। ये बजट का यूजर मैनुअल है। क्लियर। वो टाइम के हिसाब से हमने देखा था, जो बजट है वो शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट और करंट बजट। जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से 2 साल के होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं वो 3 से 10 साल के होते हैं, और करंट बजट जो होते हैं वो मंथ और वीक के हिसाब से। देखिए टाइम के हिसाब से बजट बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मुझे कहा जाए कि इस महीने का बजट क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई इस महीने मुझे क्या करना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका और ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करवाना है, इसकी क्लासेस लेनी है, इनके नोट्स वगैरह उनको सही करना है, और ये चीज़ें इस महीने के अंदर करनी है। एक तो ऐसा बजट बना सकता हूँ, एक मैं बना सकता हूँ कि इस साल का बजट, कि भाई इस साल मान लीजिए भाई अपन तो 31 मार्च के हिसाब से तो चलेंगे नहीं, अपन तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं, पर्सनल आदमी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अपन क्या कहेंगे भाई इस साल जो है वो अपने को फाइनेंशियल मामले में ये करना है, और अपने वर्किंग फील्ड के अंदर ये करना है, इतनी इतनी क्लासेस करनी, इतनी इतनी चीज़ें पढ़नी, इतनी इतनी नई इन्फॉर्मेशन लेनी है, और इतनी इतना नया ज्ञान जो है वो एक्वायर करना, और ये क्लासेस रिकॉर्ड करने वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा। इसके अलावा फाइनेंशियल के अलावा में बहुत सारी और भी चीज़ें जो बजट के अंदर हो सकती है, कि बजट मतलब क्या, प्लान। जैसे कि भाई इस साल जो है वो जीवन के अंदर घूमने भी जाना है, लेह लद्दाख जाके आना है, पिछली बार नहीं जाके आए तो वहाँ जाके आना है इस बार। और जैसे आगे 5 साल के लिए प्लान बना सकते हैं कि 5 साल के अंदर वहां तक घूम के आना है, ये करना है। हर मामले में, फाइनेंशियल मामले में भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बजट जो वो अगर 3 से 10 साल के बीच में तो लॉन्ग टर्म बजट है, 1 से 2 साल तक का है तो शॉर्ट टर्म है, बाकी अगर मंथ्स और वीक का होता है तो करंट बजट। अब एक ये देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग। अब ये जो होता है, ये बजट क्या होता है, किस तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, और इसके जस्ट आगे जो है एक और दे रखा परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस बजटिंग। इसमें बीच में थोड़ा गैप डाल देते हैं ताकि आपको
ये जो है परफॉर्मेंस बजट और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिए। क्या होता है जीरो बेस्ड बजट? इसका नाम क्या है कि जीरो बेस, कि हमने कोई भी बेस नहीं लिया है। लाइक जैसे कोई एग्जाम आया, कोई भी एग्जाम है, और एग्जाम जो, देखिए जीरो बेस के कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, मैं दोनों समझाऊंगा आपको। एक एग्जाम आया और उस एग्जाम के अंदर आपको पता है कि 1 लाख लोग जो है वो अपियर होने वाले हैं, और आपको पता है कि उस एग्जाम में 500 लोग ही पास होंगे, मतलब कि 500 माइनस 1 लाख, 99,500 लोग उसके अंदर फेल होने वाले। 1 लाख लोग बैठेंगे, 500 लोग हैं जो सेलेक्ट होंगे, और 99,500 जो वो सेलेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अब आपके सोचने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई बचपन से मैं तो था डफर, 10th के अंदर भी ठीक ठाक परसेंटेज थे, उसके बाद में 12th में भी ठीक ठाक परसेंटेज थे, ग्रेजुएशन में भी ठीक ठाक ही परसेंटेज थे, तो मैं तो एक बच्चा ऑन एन एवरेज स्टूडेंट। टोटल स्टेट होते हैं, सॉरी टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे राजस्थान के एग्जाम, राजस्थान लेवल पे कोई एग्जाम, तो कि डिस्ट्रिक्ट की जो होते हैं वो 33 होते हैं, उनकी 10-10 की रैंक देखें तो भी 310 तो रैंक होल्डर होते हैं 1 साल के अंदर। तो यहाँ तो 3-4 साल के लोग जो है वो भी बैठे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो ये हो गए 33 इंटू 4 ही कर, 3 साल का ही कर लेंगे, 3 साल के लोग बैठे तो 990, मतलब 1000 लोग तो यही बैठे, रैंकर बैठे, तो ये 990 तो ये सिलेक्ट होंगे, फिर मैं कैसे सेलेक्ट होऊंगा? क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? एक तो मैं प्लान बनाऊं इस तरीके से, दूसरा प्लान में क्या बनाऊं कि 500 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, मुझे चाहिए 1 सीट, बाकी 499 उसको जिसको देनी हो वो दे। इस 1 सीट के लिए इस ये एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का है, मुझे चाहिए मान लीजिए कि 100 मार्क्स, मुझे 200 में से नंबर चाहिए 100, तो मेरा जो ये सब्जेक्ट तैयार है, ये सब्जेक्ट से अगर मैं देखूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आराम से 20 क्वेश्चन जो है वो सही कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट में मैं 20 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, और इसके अंदर 10 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, तो 50 नंबर तो मेरे अभी आते हैं। उसके अलावा मैं अगर ढंग का सोर्स यूज करता हूँ, ढंग का मटेरियल वगैरह यूज करता हूँ, ढंग की जगह से पढ़ता हूँ, ढंग का मटेरियल कंटेंट यूज करता हूँ, तो उससे मेरे को फायदा मिलेगा। 30-40 नंबर मान लो वहां से आ जाएंगे, मान लीजिए 30 नंबर का हेल्प मुझे वहां से मिल जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, अच्छी प्रैक्टिस करूंगा, काफी सारी प्रैक्टिस करूंगा, तो 30 नंबर का हेल्प मुझे वहां से मिल जाएगा, तो मेरे तो होते हैं 110, ये लो मैं तो पास हूँ, मैं क्यों चिंता करूँ? समझ पा रहे हो? तो ये दो तरीके हुए सोचने के। एक के अंदर आपने क्या किया, पुराने जो डाटा थे आपके वो सारे के सारे यूज लिए, पुराने जो डाटा थे वो सारे के सारे यूज लिए। अब पुराने डाटा यूज लेके आप डिमोटिवेटेड भी हो सकते थे और आप खुश भी हो सकते थे, हो सकता था कि आप ये भी सोचने लग जाए कि यार अपन ने तो आज तक कोई एग्जाम में तो फेल नहीं हुए, शुरू से ही ठीक ठाक होशियारी थे, तो एग्जाम आराम से क्लियर कर लें। तो जो पहले के डाटा का बेस लेके बनाया जाता है, एक तो वो बजट हो गए, और एक होता है जो पहले कोई भी डाटा का बेस नहीं बना के बजट बनाया जाता है। जो पहले के कोई भी डाटा को बेस बनाए बिना बजट बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, जीरो बेस्ड बजट। मतलब ऐसा बजट, ऐसा बजट जिसका बेस जीरो माना गया। अब ऐसा नहीं कि इसके पास डाटा है नहीं पुराने, इसके पास डाटा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है उन पुराने डाटा को कंसिडर नहीं करता, तो ये क्या कहलाते हैं, जीरो बेस्ड बजट। सर ये कहाँ यूज होते हैं? जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर नॉर्मली मतलब जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है, जैसे हम कहते हैं ऐच्छिक खर्चे, वहां पर ये ज्यादा यूज होता है। रीजन क्या है सर? ऐच्छिक खर्चों के अंदर देखिए वहां पर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होता। सर क्या होता है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन? मतलब जहां पर जो आप काम करो नतीजा उसके हिसाब से होगा, वो जरूरी नहीं है। भाई साधु जो होता है वो क्या होता है, साधु किसे कहते हैं? अगर अपने जो पुराने जो भी कल्चर है उसको देखें तो साधु किसको कहते हैं? हर धर्म में अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया, मैं जिस धर्म को जानता हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि साधु किसको कहा गया, कि जिसका रिमोट कंट्रोल उसके पास है, कोई भी आके उसको गाली दे और वो गुस्सा हो, और कोई आके उसके बारे में तारीफ करे और वो खुश हो, तो वो साधु नहीं। साधु वो है जो
खुद के डिसीजन खुद तय करता है, उसको कब खुश होना वो तय करता है, उसको कब दुखी होना वो खुद तय करता है। क्लियर है? तो वैसा ये जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है इनका, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर कॉज एंड इफेक्ट किया, मैंने गाली दी और आगे वाला गुस्सा हुआ, तो वो क्या है, ये कॉज और वो उसका इफेक्ट है। क्लियर है? तो कुछ जो खर्चे होते हैं उनके अंदर तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है कि इतने का मटेरियल का इनपुट दूंगा तो इतना आउटपुट निकलेगा, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो गया। लेकिन किसी में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है जो गायब रहता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट खर्चा। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाया फेसबुक पे, मान लीजिए आपने फेसबुक में देखा होगा, फेसबुक अगर पेज आप रन करते हैं तो या फिर आप कुछ भी प्रमोट करना चाहे फेसबुक पे तो ऑप्शन देते हैं। लाइक मैंने 1000 रुपये के अंदर मेरे आसपास का एरिया सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि 10,000 व्यू है होने चाहिए, मतलब 10,000 लोगों को मेरा ये एड जो वो दिखना चाहिए। क्लियर है? अब 10,000 के अंदर मान लीजिए पहली बार मैंने जो पोस्टर बनाया वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, ऐसा था कि जिसको देखते से ही हर किसी ने क्लिक किया और हर किसी ने उसको देखा। तो उस एड पे मुझे 10,000 में से मान लीजिए 5,000 पे क्लिक मिले, 5,000 जो मुझे लोग मेरे साइट पे आए। सेकंड क्या हुआ, सेकंड टाइम में मैंने फिर ऐसा ऐड बनाया और फिर मैंने 10,000 व्यू के लिए भेजा। क्या जरूरी इस बार भी 5,000 है? नहीं सर, हो सकता है इस बार 10,000 के 10,000 ही लोग क्लिक कर लें, ऐसा अट्रैक्टिव हो तो, और हो सकता है कि 10,000 में से 2,000 ही क्लिक करें, हो सकता है कितना बेकार हो गया 2,000 में से 200 ही क्लिक करें, हो सकता है 100 ही क्लिक करें। तो कोई फिक्स है क्या? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। समझ पा रहे हो बात? जैसे मैं ये कह दूं कि मैंने सिटी के अंदर 5 बैनर लगा दिए तो मेरे पास 500 स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए, क्या ये जरूरी है क्या? नहीं। मैं एक बैनर लगा के भी 500 बुला सकता हूँ, मैं बिना बैनर लगाए भी 500 आ सकते हैं, मैं 100 बैनर लगा के भी हो सकता है कि 500 स्टूडेंट नहीं है। क्लियर है? समझ पा रहे बात? तो ये मार्केटिंग का खर्चा हो गया, ये डिस्क्रिशनरी। अब हर कंपनी अपने अपने हिसाब से चलती है, कोई है जो ये खर्चा ज्यादा करती है, कोई ये खर्चा कम करती है। जैसे एप्पल का देखोगे, एक साइड वीवो और ओप्पो का देखोगे, हर जगह बैनर लगे हुए वीवो ओप्पो। एप्पल बहुत कम मार्केटिंग करता है लेकिन फिर भी उसका ब्रांड है। क्लियर है? तो वो अलग तरीके की मार्केटिंग है, अब उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन अलग है। समझ आ रही बात? तो वहां पर क्या कौन सा बजट बनाना ज्यादा बेहतर रहता है? जीरो बेस्ड बजट। ये सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटी में ही नहीं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में भी बहुत सारा यूज होता है, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह में भी जीरो बेस्ड बजट जो है वो यूज होता है। तो देखिए, बजट विद जीरो बेस फॉर ईच एक्टिविटी रेदर देन फंक्शनल डिपार्टमेंट, ये एक्टिविटी वाइज बनाया जा सकता है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनाया जा सकता। यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। स्टेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग कैसे बनाओगे? तो देखो, सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि किन के लिए जीरो बेस्ड बजट बनाना। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज, किन के लिए लेना। इवेल्युएट ऑफ डिसीजन पैकेज, उनके बारे में इवेल्युएट कीजिए। फिर रैंकिंग दीजिए और फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लीजिए। मतलब सर, जैसे 4 एग्जाम आए हुए हैं, आप उनमें से तय कीजिए कि सबसे पहले तो ये तय कीजिए मुझे कौन से के लिए, तो मैं ये वाले के लिए मान लीजिए मैं एग्जाम के लिए अपीयर होने वाला हूँ। सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई किया, फिर उसके लिए इवेल्युएट करोगे इसकी रिजल्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर कौन आदमी क्लियर होता है। ठीक है सर, वो किया। फिर उसके बाद में अब डिसीजन के बारे में भी कीजिए, खुद का भी एनालिसिस कीजिए कि मेरे अंदर क्या क्या है, कि इसके अंदर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे चाहिए, थ्योरी सब्जेक्ट में ठीक ठाक चलेगा। अब मेरा एनालिसिस किया मैंने, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ठीक ठाक है, थ्योरी मेरे थोड़े कमजोर है, लेकिन थ्योरी भी मुझे ठीक ठाक करने होंगे, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, तो उसके हिसाब से मैं रैंकिंग करूंगा कि किसके ऊपर कितना काम ज्यादा करना है, किसके ऊपर किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और उसके बाद में मैं एलोकेट रिसोर्सेज करूंगा, टाइम को अलोकेट करूंगा। वैसा वैसा कंपनी जो वो भी इसी तरीके से करते हैं। परफॉर्मेंस बजट ये क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट के अंदर अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, अब जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? हम अलग अलग अपने डिपार्टमेंट बनाते हैं और हर डिपार्टमेंट के एक हेड को रखते हैं कि तू इस काम के लिए जिम्मेदार है। जैसे एक जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हेड को क्या कहा कि तेरी जिम्मेदारी है कि प्रोडक्शन करना है तुझे और कम से कम खर्चे के अंदर प्रोडक्शन करना है। तो ये क्या हुआ, इसको जिम्मेदारी दे दी कि तुझे प्रोडक्शन करना है, कम से कम के अंदर करना, कम से कम खर्चा लगाना, मतलब कॉस्ट की जिम्मेदारी दे दी, कम कॉस्ट लगानी। दूसरे के पास गए कि भाई बता क्या करता है, इसने क्या अपना तो शोरूम का काम है, इधर देखो ये शोरूम में सेल करते हैं। उन्होंने कहा कॉस्ट की, कॉस्ट अपने बहुत रेयर सी लगती, तो इसको कहा कि तेरी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल कर और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर। तीसरे के पास गए, उसको पूछा कि तुम क्या करते हो, उसने कहा हम तो सर्विस सेंटर चलाते हैं भाई साहब, गैरेज है,
गाड़ी वगैरह सही करनी वगैरह सब कुछ। तो हमने कहा कॉस्ट लगती है, उसने कहा हाँ लगती है। हमने कहा रेवेन्यू आता है, उसने कहा रेवेन्यू आता है। तो हमने कहा कि तू प्रॉफिट कमा के दे काम को, ये मान लीजिए अपने ही काम कर रहे हैं, अपने ही बंदे हैं, तो उसको कहा कि प्रॉफिट कमा के देगा। उसके बाद में चौथे के पास गए, चौथे को कहा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा कि अपना तो फैक्ट्री का पूरा पूरा प्लान, सॉरी पेन बनाने का पूरा प्लांट है। हमने कहा पैसा? उसने कहा मैं लाता हूँ। हमने कहा प्रोडक्शन? उसने कहा मैं करता हूँ। हमने कहा सेल? उसने कहा मैं करता हूँ। हमने कहा कि तो तुझे पैसा कमा के देना है, ये तेरी जिम्मेदारी। तो वहां पर हमने उसको इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी दी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। मतलब कि एक को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसके हिसाब से उसके बजट बना दिए, उसके हिसाब से उसका एक्चुअल डाटा देखेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे। प्रोडक्शन वाले को रेवेन्यू से कंपैरिजन करेंगे क्या? नहीं। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का बजट दिया, प्रोडक्शन के एक्चुअल डाटा दिए, उनके दोनों कॉस्ट का कंपैरिजन किया और उसका मेजरमेंट किया कि वो अच्छा काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। सेल्स वाले को रेवेन्यू का बजट दिया, एक्चुअल रेवेन्यू उसने कितना हासिल किया उसके हिसाब से एनालिसिस हो गया। प्रॉफिट वाले को प्रॉफिट का बजट दिया, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ और उसके हिसाब से एनालिसिस किया। इन्वेस्टमेंट वाले को कहा कि 10% का रिटर्न कमाना, मतलब कि अगर तू 1 लाख रुपए लगाता है तो 10,000 रुपए का फायदा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की। क्लियर है? तो ऐसा वैसे ये परफॉर्मेंस बजट होता है, उसी का एक अलग नाम है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। स्पेसिफिक एज वेल एज ओवरऑल, मतलब पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जा सकता है और ओवरऑल पूरी कंपनी के लिए बनाया जा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सेम होता है। और हेल्प इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव देखो दो चीजें होती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? कि हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से। लाइक जैसे टीम सीए के अंदर संदीप सर को टारगेट दिया गया कि भाई आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, उनके टारगेट के हिसाब से। मार्केटिंग जो है उसके अंदर आपको ये टारगेट दिए जाते हैं कि अपने अपने को इस साल के लास्ट में इस एरिया तक अपना नाम पहुंचना चाहिए, ये आपका टारगेट हो गया। क्लियर है? उसके बाद एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। क्लियर है? उसके बाद में जैसे भरत सर को कह दिया कि आपको क्या करना है, इस साल जो है वो अपने पास ये रिसोर्सेज सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए, उनके लिए उनको टारगेट दे दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैनेजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। उनको एक टारगेट दिया गया और उस टारगेट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, उसके अंदर क्या होता है, जो हम सोच रहे हैं उससे कुछ अलग हो तो वो ही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास है। लाइक मुकेश अंबानी के पास कोई आदमी गया और उसने कहा कि यार क्या आप क्या धंधा संभाल रहे हो, कोई धंधा है संभालने का तरीका है? जोधपुर के अंदर जो आपका शोरूम है ना, उसमें से कल 6,000 की चोरी हो गई, क्या ऐसा जाके कहेगा कुछ? ऐसा होगा क्या? नहीं। अब वहां पर उसको उनको कैसे इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए जो उनका, जो पहली बात वो मेटेरियल, और उसके बाद में वो क्या, एक्सेप्शन, जो उनका बजट चल रहा है उस बजट से जो चेंज आया उसके बारे में। जैसे कि 5G नेटवर्क का वो मान लीजिए वो कर रहे हैं ट्रायल और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाननी चाहिए। तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जो है उसके अलावा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। बजट के बारे में हमने देखा कि बजट क्या होता है, प्लान जो होता है वो बजट होता है। बजट सेंटर क्या होता है, वो कोई भी जगह, वो कोई भी पर्सन, वो कोई भी कस्टमर, वो कोई भी जॉब, वो कोई भी डिपार्टमेंट जिसके लिए बजट बनाया जा सकता है वो बजट सेंटर है। बजटरी कंट्रोल, बजट के जरिए कंट्रोल करने का सिस्टम जो बजटरी कंट्रोल। बजट मैनुअल हमने बता दिया, यूजर गाइड। बजट पीरियड हमने बता दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और करंट हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट सबसे पहले यही पढ़े थे। फिक्स्ड बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजट और बजट रेशियो, ये सारा सारा हमने पढ़ा। इसकी थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से इसको वापस देखें। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके अपने साथियों के साथ जरूर 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 साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने मेहनत के अंदर कोई भी कमी मत आने दीजिए। आप उस प्लान पे काम कीजिए जो प्लान आपने बनाया है, नहीं तो आपको उस प्लान पे काम करना होगा जो प्लान दुनिया आपके लिए बनाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप अभी अपने प्लान पे काम करोगे तो पूरा जीवन जो वो आप अपने प्लान के अनुसार चलोगे। नहीं अगर, और इस समय अभी जो पढ़ने का टाइम, इस टाइम के अंदर अगर आप अपने प्लान पे काम नहीं करोगे
तो आपको कल को दुनिया के बने हुए प्लान के ऊपर काम करना होगा और जीवन भर उसके अंदर, उस सांचे के अंदर दुखी होकर रहोगे। तो ये आपको तय करना है कि आप कौन से प्लान के हिसाब से चलना चाहते हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको पसंद आ रही है हमारे सेशन तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।